Hello students. Now we are moving to our next topic that is called application of dimension analysis. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के हमारे टोटल मिला के 3 पार्ट हैं. उन 3 पार्ट में से हम फर्स्ट पार्ट की बात करें जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं. ये पार्ट हमें कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी तरह का एक फॉर्मूला लिखा गया, एक रिलेशन लिखा गया है, वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा कि नहीं होगा. तो इसे हम इस तरह से कहते हैं टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, या हम कह सकते हैं टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. तो अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ इन ए गिवन रिलेशन the dimensions of both the sides of relation are equal, or you can say are same. ठीक है, अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी एक गिवन रिलेशन के लेफ्ट साइड और एज वेल एज राइट साइड के डायमेंशन सेम आ गई हैं, देन वी कैन राइट एज देन द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. तो हमने यहाँ पे ये कहा है कि अगर आपको कोई भी एक रिलेशन दिया जाता है और उस रिलेशन के अंदर आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड करके 2 रिलेशन बनते हैं और आपको कहते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इसकी चेक करिए, तो आपने क्या करना है, उसकी लेफ्ट साइड की डायमेंशन लिखनी है, राइट साइड की डायमेंशन लिखनी है, और लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन आपको लगता है कि अगर इक्वल आई है तो आप उसे कह सकते हैं ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा गया चेक दी accuracy of relation T is equals to 2 pi root of L by G for a simple pendulum. Using डायमेंशनल एनालिसिस. अगर इस फॉर्मूले में बात करें तो इस फॉर्मूले में हमारे पास जो टी होता है, ये टी हमें एक टाइम पीरियड के बारे में बता रहा होता है. इसका मतलब ये एक तरह से टाइम है. एल जो यहाँ पे होता है वो एक लेंथ ऑफ पेंडुलम के बारे में बता रहा होता है, तो इसका मतलब ये एक लेंथ है. और जी यहाँ पे हमें जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा होता है. तो इसका मतलब जो जो हमारे इस फॉर्मूले में टर्म्स आ रही थी उन टर्म्स को हमने अलग अलग डिफाइन किया कि व्हाट इज द टी, व्हाट इज अ एल, व्हाट इन अ जी. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इज दिस इक्वेशन इज अ करेक्ट और नॉट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को एक बार कॉपी करते हैं और इक्वेशन हम लिखते हैं t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी है, जिसके अगर LHS की बात करें तो हमारे पास LHS जो है वो t के बराबर है. अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो LHS है उसका डायमेंशन क्या आएगा. डायमेंशन को लिखने के लिए हमने कहा कि एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें, तो हमने LHS के आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया. सिमिलरली अगर लेफ्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया तो राइट में भी करते हैं. तो टाइम पीरियड के लिए हम टाइम की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं डायमेंशन में मास नहीं आएगा, लेंथ नहीं आएगा और टाइम एक बार आएगा, m0 l0 t1. अब अगर हमारे राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी. हमने राइट हैंड साइड की डायमेंशन को लिखना है, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन को लिखने के लिए राइट हैंड के फॉर्मूले को इस तरह से हमने पूरे ब्रैकेट में एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया है कि इसका हम डायमेंशन अभी लिखेंगे.
तो देखिए 2 पाई जो हमारे पास है ये एक नंबर है, और जो हमारे पास नंबर होता है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब जिसकी कोई भी डायमेंशन हमें नहीं लिखनी होगी। तो इसका मतलब 2 पाई को हम लोग लीव करेंगे। एल यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन हम लिखेंगे L1। जी यहाँ पे एसिलरेशन है, एसिलरेशन की डायमेंशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, मीटर एक बार आया L1, सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होने की वजह से टी की पावर -2, और उसकी पावर हमने पूरे की डायमेंशन की पावर करनी है हाफ, क्योंकि वहां पे रूट लगा हुआ है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ L/G, मतलब जो भी डायमेंशन आप लिखोगे उसकी पावर हाफ करनी है। अब हम ऐसा कहते हैं ये L1 है और ये L1 है, वी कैन कैंसिल देम, टी की पावर -2 ऊपर जाके +2 बन गया और उसकी पावर है हाफ, तो ये यू कैन राइट एज T1। तो हमारे फॉर्मूले में अगर हम LHS की बात करें तो LHS की डायमेंशन भी आपके पास T1 है, RHS की डायमेंशन कहें तो भी T1 है, तो हम कहते हैं LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन इक्वल आ गई है। और अगर LHS और डायमेंशन RHS की इक्वल आ गई है तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हमें कहा गया था इस इक्वेशन की डायमेंशन के हिसाब से चेक करके बताएं इज इट करेक्ट और नॉट, तो हमने कहा इट इज करेक्ट। सिमिलरली फिर से आपको दूसरा एक और क्वेश्चन दिया गया, उसमें कहा गया फिर से आपको कहते हैं चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन या ऑफ रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो मैंने आपको लिख के दिया है वो है mv स्क्वायर। और अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, आई होप हर पर्सन जानता है कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ mv स्क्वायर, बट मैंने लिखा है mv स्क्वायर। तो कहते हैं LHS को लिखे तो LHS आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी है, और LHS की डायमेंशन लिखे तो हर एनर्जी की डायमेंशन मैंने आपको एक ही बताई है, और वो एनर्जी की जो डायमेंशन हम लिखे हैं वो वर्क के बराबर होती है। तो वर्क की डायमेंशन है m1 L2 T-2। तो LHS की डायमेंशन आपके पास आई m1 L2 T-2। इसी तरह से अगर हम RHS को लिखें तो RHS मैंने आपको दिया है mv स्क्वायर, का मतलब मास एक बार किया है, v का जो डायमेंशन होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है वो होता है L1 T-1, और आपको दिया हुआ है v स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से L का डायमेंशन 1 से 2 हो गया और T का डायमेंशन -1 से -2 हो गया, क्योंकि हमने v का स्क्वायर लिखना है। तो प्रीवियसली जो हमने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ हमने v लिखा है, तो v का डायमेंशन है L1 T-1। अगर v का स्क्वायर लिखने को बोले तो आपने इधर स्क्वायर करके लिखना है L2 T-2, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब कहते हैं लेफ्ट हैंड की डायमेंशन अगर चेक करिए तो, और राइट हैंड की डायमेंशन चेक करें तो LHS की डायमेंशन फिर से वापस आपके पास RHS के इक्वल आ गया है। और अगर LHS और RHS इक्वल आ गया है तो इसका हम कहते हैं इट इज डायमेंशनली अगेन करेक्ट। तो ये इक्वेशन कैसे आई है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आई है। लेकिन एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन की बात करें तो आप कहते हैं ये तो भाई गलत है, एक्चुअल में तो हाफ mv स्क्वायर होती है, आप इसको भी करेक्ट कहते हैं। तो अगर ये करेक्ट कहते हैं तो हम एक बात लिखेंगे, वो लिखेंगे ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may be physically incorrect। तो ये कहना चाहता है कि अगर किसी को आपने डायमेंशन चेक करके इक्वेशन को करेक्ट बोल दिया है तो इसका मतलब आपको श्योर होने की जरूरत नहीं है कि आपने इक्वेशन सही लिखी है, मे भी हो सकता है वो इक्वेशन गलत हो जाए। ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन
एब्सोल्युटली करेक्ट होना जरूरी नहीं है, मे भी हो सकता है फिजिकली इनकरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की, जिसके अंदर हमने कहा कि एक इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट चेक करना है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी चेक करनी है। इसी के अंदर अगर हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो सेकंड एप्लीकेशन कहता है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी from one system of unit to another system of unit. To convert a physical quantity from one system of unit to अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको आप लोग चाहें तो आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी कह सकते हैं, जिसमें हम एक यूनिट से कन्वर्ट करके फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग इसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी इसका आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वो बात करते हैं। तो हम कहते हैं इसमें हम आपको हो सकता है एक फिजिकल क्वांटिटी किसी एक यूनिट सिस्टम में दे दें, मान लीजिए एम केस में दे दें, और आपको कहें कि आप इसे सीजीएस पे पता करके बताएं। हो सकता है कि हम आपको किसी एक सीजीएस सिस्टम में दे दें और कह दें एम के सिस्टम में बताएं। हो सकता है हम आपको एम के सिस्टम में देके कोई नया ही सिस्टम आर्बिट्रेरी बना दें और आपको कहें उस आर्बिट्रेरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करके बताएं। तो होता क्या है, जब हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उसमें उसकी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी remains same, रिमेन्स सेम। ठीक है, किसी भी तरह के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। वट एवर सिस्टम इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, तो ये कहना चाहता है कि अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कन्वर्जन करेंगे तो आपके मैग्नीट्यूड में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का मतलब हमने पहले भी किया था, एक नंबर और एक यूनिट दोनों का जब मल्टीपल कर दिया जाता है तो उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। एक नंबर और एक यूनिट, नंबर को अगर हम n सिंबल से कहें, यूनिट को हम u सिंबल से कहें, तो ये हमारे पास हो गया NU। अब हम कहते हैं कन्वर्जन करें तो क्या होगा, तो इन कन्वर्जन में हम ये कहेंगे कि हमारा जो NU होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर NU कांस्टेंट रहेगा तो वी कैन जस्ट राइट इन द सेकंड सिस्टम n की वैल्यू, सेकंड सिस्टम u की वैल्यू, फर्स्ट सिस्टम n की वैल्यू और फर्स्ट सिस्टम u की वैल्यू को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। n2 u2 इज इक्वल्स टू n1 u1। जब भी आपको कोई एक सिस्टम दे के, लेट्स से सिस्टम जो है 1 है वो आपके पास नोन सिस्टम है, सिस्टम 1 जो है लेट्स से वो नोन सिस्टम है, और अगर हम ऐसे कहें ऐसे ही सिस्टम 2 जो है वो आपके पास अननोन सिस्टम है, जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड में नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन चेंज करनी है। तो इसका मतलब हम आपको n2 एक नया नंबर ढूंढने को कहेंगे जो कि अलग सिस्टम में होगा, जिसको हम फॉर्मूले वाइज बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं n1 u1 डिवाइड बाय u2, n1 u1 डिवाइड बाय u2। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट कैसे करना है वो हमें समझना होगा। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया, वो फॉर्मूला है हमारे पास n2 इज इक्वल्स टू n1 u1 बाय u2।
ठीक है। और हम जो अप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं। डायमेंशन एनालिसिस का मतलब होता है आपको जो कन्वर्जन करना है वो डायमेंशन के हिसाब से करना है, डायमेंशन का यूज करके करना है। तो डायमेंशन का यूज करने के लिए अपने क्या करना है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है पहले क्या आएगा। फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, मान लीजिए वो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास होता है m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, t रेज टू पावर c, ऐसा कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, t रेज टू पावर c, और आपको इसका यूज करके हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है। तो आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है n2 इज इक्वल्स टू n1 को एज इट इज रहने दीजिए। अब u को चेंज करेंगे हम mlt फॉर्मूले से, तो फर्स्ट यूनिट की वजह से m1 यहाँ लिखना है, L1 यहाँ लिखना है और T1 यहाँ लिखना है। M1 L1 T1 का मतलब होता है जिस सिस्टम में आपको डेटा पता है उस सिस्टम में मास को किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं और टाइम को किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। डिवाइड बाय यहाँ पे M2 करना है, L2 करना है, T2 करना है। इसका मतलब जिस नए सिस्टम में आप कन्वर्जन करने जा रहे हैं उस सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम की क्या यूनिट है वो यहाँ पुट होगी। उसके बाद आपने इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करना है। ब्रैकेट के बंद करने के बाद m की पावर अगर a है तो यहाँ a लिखिए, l की पावर b है तो यहाँ b लिखिए और t की पावर c है तो यहाँ पे c लिखें। इस फॉर्मूले से हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट वाइज यूनिट कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम आपको कहते हैं कन्वर्ट करिए 1 न्यूटन को इनटू डाइन के अंदर। ठीक है, अब आपको बता दें कि न्यूटन जो आपके पास है वो एक तरह से MKS यूनिट में जाता है और जो डाइन जो आपके पास है वो आपके पास CGS यूनिट में जाता है। कोई आपको कहे व्हाट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम, तो आपने आंसर देना है न्यूटन। व्हाट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन अ CGS सिस्टम, तो आपने नाम देना है डाइन। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कहता है 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दीजिए और डाइन CGS में है। तो ऐसे कहते हैं, देखिए जो हमें नंबर दिया गया वो n1 है और n1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, n1 है क्योंकि 1 यूनिट 1 न्यूटन लिखा है तो जो नंबर लिखा होता है n1 होता है। u1 जो हमारे पास है वो हमारे पास यहाँ पे न्यूटन है, बट हमें न्यूटन नहीं डाइन में जाना है। तो हमने यहाँ पे जाना है कि हमने कहना है हमारा फॉर्मूला है n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 बाई m2 रेज टू पावर a, L1 बाई L2 रेज टू पावर b, T1 बाई T2 रेज टू पावर c। हम कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए m1 L1 T-2। ठीक है, अब n1 का मतलब मैंने बोला 1 यहाँ रखना है। n1 का मतलब होता है जिस हमें क्वांटिटी दी गई है उसका नंबर क्या है, m1 बताया था जिस फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट में लिखा गया है उसमें मास की यूनिट क्या है, तो हमने कहा किस में लिखा हुआ है, MKS में, तो मास की यूनिट है kg, लेंथ की यूनिट है मीटर और टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो ये वो हो गया जो गिवन सिस्टम में आए, kg मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय m2 का मतलब होता है यहाँ हमें मास की वो यूनिट रखनी है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा ग्राम, यहाँ लिखा हमने सेंटीमीटर, यहाँ हमने लिखा सेकेंड। तो ऊपर क्या आया, kg मीटर सेकेंड, क्योंकि वहाँ पे MKS सिस्टम हो रहा है और MKS सिस्टम में मास को kg में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। डिवाइड के अंदर हमने CGS में कन्वर्ट करे तो इसलिए मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में लिखते हैं। अब बारी आती है ऊपर पावर लगाने की, तो ये जो पहली पावर होती है इसको हम A कहते हैं, ये यहाँ आ जाती है। दूसरी पावर जो इसको B कहते हैं ये यहाँ आ जाती है। तीसरी पावर को C कहते हैं तो ये यहाँ आ जाती है। तो ये हमने MLT की जो पावर्स थी उनको अपने प्रॉपर पोजीशंस पे मार्क किया है। अब हमें इसे सॉल्यूशन करना है, इसको सॉल्व करना है ताकि इसके नंबर की वैल्यू निकल के आए। तो ये हुआ 1000 ग्राम
1 kg can be written as 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम इंटू की पावर 1. मीटर को लिखा गया 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर रेज टू पावर 1. ये सेकंड से सेकंड पहले से ही एक जैसे थे तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. जी से जी कट कर देंगे और 1000 की पावर 1 को 1000 बोल देंगे. फिर से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, 100 की पावर 1 को 100 कह देंगे और ये ऑलरेडी 1 हो ही चुका था. तो हमारे पास टोटल 10 की पावर काउंट करें 3 + 2 5 आ गया. अब हम रिजल्ट लिख सकते हैं 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर है. तो ये हमारे पास कन्वर्जन हुआ. होप आपको समझ आया हो कि हमें M1 L1 T1 की जगह क्या रखना है और M2 L2 T2 की जगह क्या रखना है. ठीक है, अब इसी तरह से कुछ और प्रैक्टिस करते हैं जिसके अंदर हम आपको कन्वर्ट करने को कहेंगे कि आप उसे कन्वर्ट करें. तो लेट्स अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कन्वर्ट टू जूल. जूल इज ए यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन MK सिस्टम. To a system in which unit of mass, comma, unit of length and time are, आपको क्वेश्चन ने दिया है फर्स्ट में मास 10 ग्राम, फिर लेंथ कहा गया 20 मीटर और टाइम आपको दिया गया है 10 सेकेंड रेस्पेक्टिवली. तो ये हमारा काम है कि हमें 2 जूल को इस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है. तो हम कहते हैं हमारा फॉर्मूला है N2 = N1 M1 by M2 raised to power A L1 by L2 raised to power B T1 by T2 raised to power C. N1 का मतलब होता है जो नंबर दिया गया है दैट नंबर इज 2. तो यहाँ पे हमने 2 फिल किया. M1 का मतलब होता है जिस सिस्टम में दिया है, तो जूल मैंने क्या बोला था, MK सिस्टम बोला था. तो जिस सिस्टम में दिया गया वहाँ मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट और टाइम की यूनिट. ठीक है, जिस सिस्टम में डेटा दिया गया है उसमें हमें ऊपर फिल करना है मास का, लेंथ का और टाइम का यूनिट. अब जिस सिस्टम में पता करना है वो यहां पुट करें 10 ग्राम 20 मीटर और 10 सेकेंड. अब आती है बात यहाँ पे पावर्स की. तो पावर के लिए मैं कहता हूँ एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. तो दैट फॉर्मूला इज M1 L2 T-2. तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट वाले में हमने यहाँ पे फिल किया 1, इसमें फिल किया 2 और इसमें फिल किया -2. ठीक है, तो हमारे मास की जो पावर है वो फर्स्ट में आ गई 1, लेंथ की पावर सेकंड में चली गई 2 और टाइम की पावर लास्ट में चलेगी -2. अब इसको हमें सॉल्व करना है. हमने इसको 2 लिखा. अब ऊपर आपके पास किलोग्राम है तो यू कैन जस्ट राइट एज अगेन 1000 ग्राम डिवाइड बाय 10 ग्राम रेज़्ड टू पावर 1. ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है तो हमें किसी भी तरह का कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं क्योंकि मीटर से मीटर वैसे ही कट जाएगा. ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है वो भी आपस में ऐसे ही कट जाएंगे. रेज़ टू पावर -2 तो ये बन गया 2. 0 कट किया तो जी से जी कट किया तो 100 बचा और 100 की पावर 100 होता है. तो ये लिखा 2.100 2 × 100. आगे बढ़ें तो ये है 1/20 का होल स्क्वायर. तो यू कैन जस्ट राइट 1/20 का होल स्क्वायर मीन्स 1/400. फिर आपके पास है 1/10 की पावर 2 करें तो ये 100 बनेगा लेकिन पावर -2 होने की वजह से 100 तो बनेगा लेकिन वहाँ न्यूमरेटर में आएगा डेनोमिनेटर की जगह क्योंकि आपके पास 1/10 है. 1/10 का स्क्वायर होता है 1/100 लेकिन पावर आपके पास -2 होने की वजह से वो 100 डिवाइड की बजाय ऊपर लिखा जाएगा. 2 से हमने इसको कट किया 200 हो गया. 2 0 कैंसिल हो गई हमारे पास. ये आ गया 100 ऊपर डिवाइड बाय 2 तो यू कैन जस्ट राइट एज 50. तो हमारा जो आंसर आया है वो 50 आया है. ठीक है, तो फिर से एक बार चेक करते हैं हमारा आंसर क्या क्या. हमने
हमने कहा कि हमने किसको कन्वर्ट करना है, हमने 2 जूल को कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें 2 जूल को कन्वर्ट करना है तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, फर्स्ट थिंग 2 लिखा। 2 लिखने के बाद हमने किसको कन्वर्ट करना है, एनर्जी को कन्वर्ट करना है। तो एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला है m1l2t-2, m1l2t-2, ठीक है, m1l2t-2। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ऊपर हमने वो सिस्टम का यूनिट यूज करना है जो कि हमें दिया गया m के इसमें। तो m1 मास है, मास को लिखा kg, l1 लेंथ है तो l1 के लिए मीटर, st टाइम है तो सेकेंड, तो kg मीटर सेकेंड। नए सिस्टम को डिवाइड में लिखा 10 ग्राम, फिर लिखा 20 मीटर, फिर लिखा 10 सेकेंड और उनकी पावर्स लगाई, ठीक है। केजी को इस स्टेप पे हमने 1000 ग्राम लिखा है, 1000 ग्राम डिवाइड बाय 10 यू विल गेट 100 हेयर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 1/400 हेयर। 1/10 का स्क्वायर करें तो 1/100 होता है, लेकिन पावर -2 होने के से +100 हुआ। अब इसको सॉल्व किया तो ऊपर आपके पास 100 बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है, तो हम कहते हैं हमारा जो आंसर आया है दैट इज कमिंग एज 50। तो हमारे पास n2 की वैल्यू क्या आ गई है, 50 आ गई है। तो इस तरह से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, यूनिट चेंज होने की वजह से उसका जो नंबर है वो बदल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था जिसके अंदर हमने एक से दूसरे में कन्वर्जन किया। अब इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन एक और है, उस एप्लीकेशन को हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर, और हमें एक नया फॉर्मूला डिराइव करना होगा। अभी की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।